नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एफएम ज्ञान पे, जहां पर हमारा फाइनेंशियल न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड टर्म्स पे बात करते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया शेयर के बारे में। कैसा है ये शेयर, किस तरह से इनका अभी का करंट मार्केट सिनेरियो चल रहा है और क्या शेयर प्राइस कितना जा सकता है या बढ़ सकता है या घट सकता है, और क्या आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए कि नहीं। सारी चीज़ें हम इसमें पूरी कंप्लीट स्टडी करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। अभी हमारे एक कम्युनिटी मेंबर का कमेंट भी आया था, शिव गुप्ता ने हमें इसके बारे में बोला था कि बनाने के लिए, तो यहाँ पर हमने वो चीज़ देखते हुए बनाई है वीडियो। उम्मीद है आप लोग को भी पसंद आएगी। अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर नहीं बने हैं, जो हमने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, तो उसके मेंबर ज़रूर बन जाएं। डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। उसमें हम अपने लेटेस्ट न्यूज़ भी देते हैं आप लोग को, साथ ही साथ इंटरडे कॉल्स भी देते हैं। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको ही पता है, अभी हाल ही में ही वोडाफोन आइडिया ने नया यहाँ पर अपना लोगो निकाला है। नई सारी चीज़ें रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इन्होंने नए तरीके से काम करना चालू किया। हालांकि इनके बीच में टाई अप पहले से था। तो अगर मैं टेलीकॉम सेक्टर की बात करूँ भारत में, तो 3 बड़ी कंपनियाँ निकल के आती हैं। पहली है रिलायंस की जियो, दूसरी है भारतीय एयरटेल, तीसरी पे आती है वोडाफोन आइडिया, और इसके अलावा फिर मेरी नज़र में और कोई नहीं है। तो यहाँ पर अगर अब हम इन 3 सेक्टर्स की बात करें तो किस तरह अभी बिजनेस मोनोपोली समझते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर डाटा थोड़ा सा दिखाऊंगा। इनके जो फाइनेंशियल्स हैं कैसा चल रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा चल रहा है, मार्केट कैप और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके पहले अभी समझते हैं कि कौन सबसे बड़ा प्लेयर बन सकता है और किस तरह चल रहे हैं, क्या वोडाफोन आइडिया का पॉजिटिव है और क्या निगेटिव है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात ये, जो 5G की न्यूज़ आई है रिलायंस जियो की, अगर मैं बात करूँ तो क्वालकॉम के साथ मिलकर ये लोग 5G टेस्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं। 1 गीगाबाइट तक की स्पीड भी टेस्ट करी जा चुकी। अब इनका जो तरीका है, ये बना रहे हैं इस तरह से कि इंडिया में ये पूरा एक चैनल बना देंगे 5G के लिए, और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ये खाली अपने लिए नहीं है, वो अपने साथ दूसरों को भी यूज़ करने को देंगे। यानी कि ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ रिलायंस जियो के कस्टमर के बारे में, वो तो ऑलरेडी यूज़ करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पर ये सर्विस बेस चलाना चाह रहे हैं। यानी कि अगर भारतीय एयरटेल भी वो 5G यूज़ करना चाह रहा है, अगर खुद का 5G नहीं ला पाए तो वो भी ले सकते हैं, और ऐसा ही सेम वोडाफोन आइडिया के साथ होगा। तो यहाँ पर एक तरह से पूरी की पूरी मोनोपोली देखने को मिलेगी टेलीकॉम सेक्टर में। यानी कि जियो एक तरह से इतना आगे निकल चुका होगा जहाँ पर भारतीय एयरटेल नहीं पहुंच पाएगी, और साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया तब तक एकदम से पिट के बंद हो चुकी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर वो दूसरे पे पूरी तरह से अपना बिजनेस के इंटायरली डिपेंड हो रहे, वो भी जो उनका राइवलरी है, जो कि उनका कॉम्पिटिटर है, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी। अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ, जो वोडाफोन आइडिया में एक और न्यूज़ निकल के आ रही है, बात हो रही कि इनके रिस्ट्रक्चरिंग के बाद इन्होंने भी थोड़ा बहुत सारी चीज़ें आपस में देखा है, किस तरह हमें काम करना चाहिए। फिर AGR ड्यूज में जो इन लोग को माफ़ी मिली है, जिसकी वजह से ये अपना 10 साल में अपनी सारे ये जो इनका ड्यूज़ है EMI के तरीके से पे कर सकते हैं। जो यहाँ पर इनको एक और राहत मिल गई अभी, ताकि अभी ईज ऑफ बिजनेस हो सके, इनका बिजनेस कर सकें। अदरवाइज ये पैसे एक बार में देने के चक्कर में इनको बिजनेस भी ना कर पाते। अब ये चीज़ देखते हुए माना जा रहा था कि आगे चल के इनके पास इन्वेस्टर भी ये लेके आएंगे और इन्वेस्टर इनको मिलेंगे। हालांकि लग नहीं रहा था इन्वेस्टर मिलेंगे, बट बिरला जी ने खुद यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया। बिरला जी की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर थोड़े बहुत इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ भारतीय एयरटेल की, तो उन्होंने भी USA की एक बड़ी सैटेलाइट कंपनी के साथ यहाँ पर ऑलरेडी टाई अप कर चुके हैं। अब इसमें भी लेकिन आ रहे हैं यहाँ पर इन्वेस्टर। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर, क्योंकि इतने आसानी से भारतीय, अगर मैं बात करूँ वोडाफोन आइडिया की, तो इतने आसानी से ये भी हार नहीं मानने वाले। क्यों नहीं मानने वाले हैं? क्योंकि इनके पास भी लगभग यहाँ पर 28 करोड़ का डाटा है, 28 करोड़ कस्टमर हैं। इतने आसानी से ये कंपनी नहीं बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें इनके अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। चलिए, मैंने दोनों साइड आपको बता दिया है कि अगर मोनोपोली होनी है तो कैसे हो सकती है, रिलायंस जियो कैसे मोनोपोली कर देगी, या फिर 2 ही कंपनी बच सकती है, भारतीय एयरटेल भी, क्योंकि उसकी भी बहुत बड़ी टाई अप हो रखी है USA की बड़ी सैटेलाइट कंपनी के साथ, जो लोग वो भी ऑलरेडी 5G पे काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए दिक्कत हो जाएगी फिर। लेकिन एक तरीका ये भी देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन आइडिया भी उस सेक्टर में आ सकता है। तो अब देखने वाली बात ये है कि वो आ पाता है कि नहीं आ पाता है, क्योंकि अगर नहीं आ पाए तो फिर पूरी तरह से वो पिट जाएगा और तबाह हो जाएगा और कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पहले इसके शेयर के बारे में। आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया के शेयर का 9 रुपीज़ पे अभी चल रहा है, मार्केट ओपन है।
26 अक्टूबर का डाटा है और 55% की 0.55% की गिरावट देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर मैं बात करूं टुडेज लो और टुडेज हाई, तो टुडे का लो जो है 8 रुपये 90 पैसे का है और हाई जो बना है इसने 9 रुपये 15 पैसे का। और 52 वीक लो 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 52 वीक 2 रुपये 40 पैसे और 52 वीक हाई 13 रुपये 50 पैसे। अभी लगातार कुछ दिनों से अपर सर्किट में वोडाफोन आइडिया बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था 6 रुपये के सपोर्ट से अपने, तो यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, लगातार बढ़ते बढ़ते 9 रुपये तक पहुंच गया था, फिर वापस अभी इसमें छोटी मोटी करेक्शन देखने को मिलती रहती है। अब यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं हम कंपनी को, उसका रीज़न यही है कि अगर मैं मार्केट कैप आपको यहाँ पर समझाऊं तो आप देख सकते हैं 25,861 करोड़ है। यानी कि वोडाफोन एक अलग कंपनी थी, आइडिया एक अलग कंपनी थी। आइडिया को लॉस हो रहा था, फिर वोडाफोन को भी वहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस हो रहा, दोनों ने टाई अप करा ताकि हम एक साथ थोड़ा सा चल सके रीस्ट्रक्चरिंग करके। उसके बावजूद मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ 25,861 करोड़, बहुत कम मार्केट कैप माना जा सकता है अपने आप में। बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका ऑलरेडी दोनों कंपनियों को। और अगर हम इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की भी बात करें तो वो भी अभी कुछ खास अच्छी नहीं है यहाँ पर, हालांकि मनी कंट्रोल पे नहीं दिखा रहा है, लेकिन अच्छी नहीं चल रही रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो वो भी माइनस में चल रही है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। अगर मैं इंडस्ट्री पीई की भी बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं 2.15 चल रही है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को लेके आता हूँ थोड़ा सा डाटा में, हम देखते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल में कंपनी के दिखाना चाहूँगा कैसे चलना है। अगर आप देखें यहाँ पर मार्च और जून का डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस में है कंपनी, -25,548 करोड़ के लॉस में। और अगर मैं यहीं बैलेंस शीट खोलूँ, कंपनी की लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो वो भी आप देख सकते हैं कम नहीं है। अगर मैं कैश फ्लो यहाँ पर आपने देख लिया, करंट लाइबिलिटीज़ 18,482 करोड़ की लाइबिलिटीज़ अभी चल रही है कंपनी पे, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी है। और कैश फ्लो की बात करूं, जो भी किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप देख सकते हैं मार्च 2020 का डाटा -388 करोड़ कैश फ्लो में है। यानी कि निगेटिव कैश फ्लो चल रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं, -400 करोड़ यहाँ पर। तो बहुत, अगर इनके फाइनेंशियल की बात करें, बहुत बेकार चल रही सिनेरियो। पिछले 4 क्वार्टर से लगातार यहाँ पर ये लोग लॉस में आ रहे हैं। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करता हूँ तो आप देख सकते हैं प्रमोटर का 72% है जो था, लेकिन यहाँ पर FII की बात अगर मैं करता हूँ, पिछले जून से मैं बात करूँ, पिछले साल के जून से इस साल के जून तक अगर हम सितंबर में भी डाटा कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं 15.67% से 8.82% फिर 6.2%। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर अपना माल बेच के इसमें से निकल रहे हैं और लगभग आधे तक पहुंचा चुके हैं। आधा भी कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। DIIs की मैं बात करूं तो 10.66% पिछले साल से अगर कंपेयर करूं, इस साल में 5.7% तक आ गए। अगर यही मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक की बात करूं 0.04% से 0.01%। इंश्योरेंस कंपनी आप देख सकते हैं 1.22% से 0.38%। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड 5.88% से 0.51%। खाली अगर किसी में बढ़त देखने को मिली है तो वो है अदर्स, यानी कि आप देख सकते हैं पिछले साल 2.08% यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर थे, अब यहाँ पर ये डाटा हो चुका है 16.04%। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर बहुत हैविली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसका मेन रीज़न है, आपको समझना चाहिए कि हम यहाँ पर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें यहाँ पर शेयर सस्ता दिख रहा है, मल्टी बैगर या पेनी शेयर सोच के हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स देखिए, फाइनेंशियल शीट देखिए, बैलेंस शीट देखिए, कैश फ्लो देखिए, सारी चीज़ कंपनियों की अच्छी नहीं चल रही। खाली एक इस बेस पे हम लोग चल रहे हैं कि कहते हैं कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग करी है, साथ में मिलकर बिजनेस लेवरेज कर रहे हैं कुछ इन्वेस्टर में, लेकिन वो कहाँ तक ले जा पाएंगे। AGR ड्यूज की अगर मैं बात करूँ तो वो भी इन्हें रीपे करना है, बहुत सारी चीज़ें। और खासकर रिलायंस, एक सवाल आखिरी में आप लोगों से पूछना चाहूँगा, जिस हिसाब से रिलायंस कंपनी अभी कर रही है, लगातार इन्वेस्टमेंट लिए जितनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपको लगता है रिलायंस के सामने कोई बहुत बड़ी कंपनी टिक पाएगी मार्केट में आसानी से? उन्होंने जैसे ही यहाँ पर FMCG सेक्टर में या आप कह सकते हैं रिटेल सेक्टर में कूदे, यहाँ पर डीमार्ट में भी आप देख सकते हैं अच्छा खासी दिक्कत देखने को मिल रही। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आप लोगों से मैं यही रिकमेंड करूँगा, जिन्होंने भी पोजीशन बना रखी है, अगर आप प्रॉफिट की पोजीशन में है तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगर अभी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में तो भी निकल जाएगी। अगर अभी आप लॉस में तो थोड़ा देर रुकिए, देखिए जैसे आपका प्रॉफिट का सिनेरियो बनता है, जैसे ये 11-12 रुपए तक भी पहुंचता है, मुश्किल से 10 से 11 लेवल तक पहुंच सकता है आराम से। हालांकि आने वाले कुछ टाइम में अगर इसने रिवर्सल नहीं लिया तो 11.5 तक का लेवल हमें देखने को मिलेगा आराम से।
उसके बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी की मैं बात करूँ तो बहुत हाई है। बनने को चांसेस ये भी हैं कि आप अच्छा पैसा कमा सकें, हो सकता है यहाँ पर आप पूरा का पूरा पैसा डुबा भी दें, क्योंकि यहाँ पर 100 शेयर 10-10 रुपए के हिसाब से खरीदने से बढ़िया आप रिलायंस का एक शेयर जाके 1000 रुपए का खरीद लें, वो भी ठीक है, क्योंकि वो अगर आप 10 साल के लिए भी छोड़ेंगे तो गारंटीड है कि आपको प्रॉफिट होगा। ऐसा नहीं रोज रोज देखें बार बार गिर रहा है बढ़ रहा है। तो डिसीजन आपका होगा। उसके बावजूद आपकी अगर कोई और क्वेरी है तो कमेंट करके